हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जेईई मेंस के फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 13 अप्रैल 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो पेपर पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेरिंग कंडीशन बट नॉट फॉर स्टैटिक कंडीशन। तो टाइम वेरिंग कंडीशंस के लिए इसमें से कौन सी इक्वेशन वैलिड है? तो देखो इसमें क्या है कि अगर हम तीसरी इक्वेशन पे निगाह करें तो तीसरी इक्वेशन में ये होता है कि E डॉट डी एल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। तो जब ये खुद बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी तो यानी ये जो इक्वेशन है ये टाइम वेरिंग कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। और तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। थ्योरेटिकल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे 4 सर्किट दे रखा है और बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। तो सब में देखो करंट आई जा रहा है। तो हमें पता है कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। तो जिसकी आर ज्यादा उसमें पावर ज्यादा डिसिपेट होगी। तो आर देखो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आर प्लस आर बाई टू, ये हो गया 3R/2 इसकी आर इक्विवेलेंट, इसकी हो गई R/3, इसकी हो गई 3R और इसकी कितनी हो गई 2R/3। तो इसमें से देखेंगे तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है चौथे वाले की। तो चौथे वाले में जो पावर डिसिपेट होगी वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद देखो ये है पहले वाले की, तो उसके बाद पावर डिसिपेट हो रही है पहले वाले की। फिर कौन सा बचा? बी और सी। बी, इसके बाद बी की पावर होगी और सबसे कम रेजिस्टेंस सी की होगी। अच्छा देखो ये बी और सी दोनों ने यहाँ पे लिख दिया, इसको सी कर लेना। तो ये हो गया पीसी, तो सबसे कम पीसी, फिर पीबी, फिर पीए और फिर पीडी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 4th। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक वेसल है, डी डेप्थ का, हाफ फिल्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से और हाफ फिल्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 से। तो एपरेंट डेप्थ बतानी है इसकी जब हम ऊपर से देखेंगे। तो भाई देखो ऐसा मान लो कि एक वेसल है। अब ये आधा जो भर रखा है d/2 लेंथ, ये भर रखा है कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 से, और ये जो d/2 है ये भर रखा है इन्होंने किसी n2 से। तो एपरेंट डेप्थ पूछ रहा है। तो एपरेंट डेप्थ का जो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा वो हम जो लगाते हैं डी एपरेंट, वो होता है नॉर्मल डी डिवाइड बाय म्यू, म्यू मतलब n। तो यहाँ पे डी एपरेंट दोनों का देखेंगे तो आएगा d/2 डिवाइड बाय n1 प्लस d/2 डिवाइड बाय n2। यहाँ से डी एपरेंट देखेंगे तो आ जाएगा d/2 1/n1 प्लस 1/n2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा n1 प्लस n2 अपॉन n1 n2 इंटू d/2। तो इससे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें दिख रहा है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा सोर्स हो सकता है? परमानेंट मैग्नेट? नहीं, परमानेंट मैग्नेट एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करेगी, टाइम वेरिंग तो नहीं करेगी। तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो अगर हम सीधे यहाँ ऑप्शन से आए तो अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, डायरेक्ट करंट। तो क्या डायरेक्ट करंट करेगी? डायरेक्ट करंट भी क्या होती है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देती है, टाइम के साथ साथ वेरी नहीं देती है। तो क्योंकि डीसी करंट डायरेक्ट करंट कांस्टेंट है तो वो टाइम के साथ वेरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी, कांस्टेंट देगी। अच्छा अब हमारे पास ऑप्शन बचे बी और डी और ई। तो डी तो हमें पता ही होता है कि अगर कोई डीएसलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो एक तो ऑप्शन 1 बन रहा है, एक ऑप्शन 4 बन रहा है जिसमें डी आ रहा है। तो या तो 1 या 4 में से एक होगा। अब देखो बच्चों बी देखते हैं कि क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चेंज हो रही है टाइम के साथ, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देगी, प्रोड्यूस करेगी क्या? तो देखते हैं। हमारे पास हमको पता होता है कि जो एक डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी होती है वो होती है ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर हम लिखें एरिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय टाइम, तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 या E0 तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो मान लो आ गया A टाइम्स ऑफ E0। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कांस्टेंट आ रही है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ साथ वेरी कर रही है तो जो करंट आ रही है वो कांस्टेंट आएगी, और अगर कांस्टेंट करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट आएगी, वो टाइम के साथ वेरी कर ही नहीं सकती। तो यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन इसमें सिर्फ कौन सा बचा? ऑप्शन 1। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें कह रहा है कि 2 ट्रेन है ए और बी,
जिसकी लेंथ एल है, 4L है, ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ एल, टनल की लेंथ जो दे रखी है वो 60L दे रखी है। चलो इसको बना लेते हैं। भाई ये क्या कह रहा है, ये टनल है ना, तो टनल में मान लो एक ट्रेन है उसकी लेंथ है 4L, इसकी लेंथ है 60L और दूसरी इसकी लेंथ है L। अब क्या कह रहा है कि अपोजिट, मतलब ये इधर से जा रही है और अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटी इतना इतना इन पैरेलल ट्रैक्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस with velocity 108 and 72 if the train A takes less time than B to cross the ये। देखो पहली बात तो ये 108 किलोमीटर से जा रहा है ट्रेन A, तो 108 का मतलब क्या हो गया, 108 इंटू 5/18 करेंगे तो यानी कि ये जो जा रही है ट्रेन A, जो कि ये वाली ट्रेन है, सॉरी ये ट्रेन A है और ये ट्रेन B है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी। और जो 72 वाली है, 72 को 5/18 से करो तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से ये वाली ट्रेन जा रही है। तो देखो कौन सी ट्रेन ज्यादा समय लेगी, तो बी वाली ट्रेन ज्यादा समय लेगी। अच्छा कितना समय ज्यादा लेगी, ये कह रहा है कि 35, मतलब इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो 35 सेकंड का होगा, क्योंकि ए जो है वो 35 सेकंड कम ले रही है। तो देख लेते हैं बी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। बी को ट्रेवल करने में टाइम लगा क्योंकि ये लेंथ 60L है और इस ट्रेन को पूरा गुजरने के लिए हमें चाहिए होगा 60L प्लस 4L डिवाइडेड बाय ये कितनी स्पीड आ रही है 20 माइनस बी, ये बी वाला आ गया और ए तो बहुत तेजी से जा रही है तो जल्दी से निकल जाएगी, यानी तो ए का हो गया 60L प्लस L डिवाइड बाय 30। इसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो आ रहा है 35 सेकेंड। तो इससे तो आप L निकाल सकते हैं और एक बार आपके L आ गई तो क्या बोल रहा है कि हमको बताना है 60L, हाँ टनल की लेंथ बतानी है। तो हमारे पास टनल की लेंथ कितनी हो गई, L इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ L। तो ऊपर वाले में से L यहां पे नीचे रख दो और इससे लेंथ ऑफ द टनल हमारे पास आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है रेशियो ऑफ द पावर्स ऑफ द टू मोटर्स इज 3√x by √x + 1 डेट आर कैपेबल ऑफ रेजिंग 300 किलोग्राम वाटर को 5 मिनट में, 50 किलो को 2 मिनट में, 100 मीटर की वेल है तो उससे। तो देखो मान लो एक मोटर है P1 और दूसरा मोटर है P2। P1 मोटर क्या कर रही है, 300 किलो का मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट 100 मीटर की वेल है ना, डिवाइड बाय कितना टाइम लग रहा है इसको करने में 5 मिनट, तो 5 इंटू 60 कर लो डिवाइडेड बाय P2 वाला मोटर है वो 50 किलो के मास को G इंटू 100 से वो भी उठा रही है, लेकिन वो कितने 2 मिनट में उठा रही है। तो इन पावर्स का जो ये रेशियो है P1/P2 ये हमको दे रखा है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा ये आएगा 3√x डिवाइड बाय √x + 1। बोल रहा है कि ये पावर्स का रेशियो इतना है। अब आराम से देखो G से G कट जाएगा, 60 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे और x के बराबर करोगे तो सिंपली इससे x 16 आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक प्लेनेट है जिसका मास 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ है, रेडियस 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, और एमई और एमआर मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ है। एस्केप वेलोसिटी बतानी उस प्लेनेट की क्या होगी। तो अगर हम अर्थ पे बोले एस्केप वेलोसिटी अर्थ पर वो कितनी आती है, वो आती है √2g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये कोई एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी लिख रहा हूं VPE, डेट मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g। मास ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स, सॉरी मास ऑफ अर्थ इज 9 टाइम्स, तो इसको 9 बना लेते हैं यहीं से, 9 टाइम्स द मास, मतलब मास ऑफ प्लेनेट इज 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, और उस प्लेनेट की जो रेडियस है वो कितनी है 4 टाइम्स ऑफ RE। इसको अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो 2g me by RE इसको बाहर लिख लो, तो यू गेट 2g me on RE, इसको बाहर लिख लो, बचा कितना इसमें 3/2। अच्छा ये वाली जो चीज आती है पता होती है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो उस प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी आएगी उस प्लेनेट पर तो वो आएगी 11.2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द टू मेटल सरफेसेस A एंड B
और उसका वर्क फंक्शन दे रखा है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू SC अपॉन 5। तो अगर हम उसमें कन्वर्ट कर लें कि भाई SC को लिखेंगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 5, 5 कितना है 9। तो मान लो ये है हमारे पास लैम्डा ए, और लैम्डा बी जो आएगी वो आएगी 1242 डिवाइड बाय 4.5। तो सिंपली पूछ रहा है तुमसे कि भाई लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए बता दो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए 138 आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, एक 10 ग्राम की बुलेट है, लीव्स द बैरल ऑफ अ गन विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये गन है ना, इस गन से एक बंदूक की गोली निकली, कितने से 10 ग्राम की है, और जा रही है 600 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इफ द बैरल ऑफ द गन इज 50 सेंटीमीटर, बैरल का 50 सेंटीमीटर है, लॉन्ग है, एंड मास ऑफ द गन इज 3 kg, तो मास ऑफ द गन कितनी है 3 kg, देन द वैल्यू ऑफ द इम्पल्स सप्लाइड टू द गन विल बी, कितना उसको इम्पल्स देंगे ये बता रहा है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि भाई ये कितनी वेलोसिटी से पीछे भागेगा, पी से, वो बता देंगे। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम कंसेप्ट लगाएंगे तो सिर्फ वेलोसिटी में बात होगी। तो ये जो डाटा दिया है कि बैरल, गन का बैरल 50 सेंटीमीटर है, तो ये सिर्फ वेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि इसमें देख लो कि ये v से पीछे जा रहा है, तो मोमेंटम लगाएंगे तो ये होगा कि 10 इंटू 10⁻³ इसका मास है, और वेलोसिटी होगी 600 माइनस v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम आगे की तरफ, और इसका मोमेंटम पीछे की तरफ कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ v। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3v इक्वल टू, ये यहां से सॉल्व कर लो तो हो गया 10⁻², तो ये हो गया 6 माइनस v टाइम्स ऑफ 10⁻²। तो देखो ये 6 के मुकाबले में ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी कम है, तो इस चीज को अपन इग्नोर कर देते हैं। तो इससे जो v आ गया वो लगभग कितना हो गया 3v बाई, यानी कि 3v हमारे पास 6 आ गया। अच्छा, जो 3v है वही तो हमें चाहिए, जो 3v है वही तो इम्पल्स होगा। इस गन का देखेंगे इस पे कितना इम्पल्स लग रहा है, इम्पल्स मतलब क्या होगा चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज कितना का हो रहा है 3 इंटू v का, तो यानी इसका आंसर कितना हो गया 6। तो 3v की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो कितना हो गई 6। नेक्स्ट देखते हैं, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मिलीमीटर कंस्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है ना, इसका जो चार्ज है वो है 0.01 कूलम प्लस, और ये माइनस 0.01 कूलम। अच्छा, ये कितनी दूरी पर है 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर, मतलब डाइपोल बताना चाह रहा है। कह रहा है डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और 10 डाइन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, 30 डिग्री विद द ई है। कहने का मतलब ये, जैसे मान लो ये डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, और कह रहा है ये 30 डिग्री है, तो बोला टॉर्क बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो टॉर्क कितना होता है हमारे पास P क्रॉस E, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा PE साइन थीटा। P हम लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू चार्ज 0.01, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइन में दे रखी है, तुम्हें पता है कि 1 न्यूटन जो होती है 10⁻5 डाइन होती है, तो 1 डायन कितना हो गई 10⁻⁻5 न्यूटन, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू साइन 30। तो इसको सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर। तो मतलब ये सारे के सारे सवाल जो है वो आसान से दिख रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है, एक डिस्क रोल करते हुए जा रही है और बोल रहा है कि अगर ये आधा चक्कर काट लेगी तो जो यहाँ पे पॉइंट ए है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। भाई मान लो कि ये ऐसा एक डिस्क है ना, ये यहाँ पे एक डिस्क है,
अब यहाँ पे ए पॉइंट है, आधा चक्कर काट के जाएगा तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो बोल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो यार देखो ये 2r होगा, डिस्क अगर पूरा चक्कर चलेगी और यूनिफॉर्म मोशन में है, प्योर रोलिंग कर रही है अगर, तो वो 2πr आगे चलेगी, लेकिन आधा चक्कर चल रही है तो यानी कि ये πr आगे चलेगी। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट डी होगा ये कितना हो जाएगा, सिंपल है कि 2r का होल स्क्वायर प्लस πr का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर इसका ऑप्शन 1 आ गया। फिर देखते हैं 12th वाला। तो देखो एक थ्योरी बेस है, एनसीईआरटी में कम्युनिकेशन में चैप्टर में ये थ्योरी दी हुई होती है। बोल रहे हैं कि F1 लेयर कहाँ होगी, FD लेयर कहाँ होगी। तो जिसको पता है कि भाई थ्योरेटिकल है कि F1 लेयर जो होती है वो 170 से 190 किलोमीटर पे होती है, ट्रोपोस्फियर की लेयर जो होती है वो 10 किलोमीटर पे होती है अर्थ की सरफेस से। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 4 है। और देख लें अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 1 + 5/x की पावर 1/2 इंटू वी है, और वी बोल रहा है एवरेज स्पीड। तो आरएमएस स्पीड जो होती है वो होती है √3RT बाय मॉलिक्यूलर वेट mw इज इक्वल टू 1 + 5/x की पावर 1/2 यानी रूट टाइम्स ऑफ वी एवरेज स्पीड है। और एवरेज स्पीड हम जानते हैं वो होती है 8/πRT बाय कैपिटल M, 8/πRT बाय कैपिटल M। इससे देखो जब हम सॉल्व करेंगे तो RT/M तो कट ही जाएगा, और इसमें पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना, उसको सॉल्व करना तो देखो x जो है वो 1 आ जाएगा, मतलब 1 का मतलब क्या 28 आ जाएगा x, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये भी एक आसान सा ही सवाल है, इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए था कि वो एवरेज स्पीड कितनी लिखते हैं, कितनी होती है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉडी इतना है, वेलोसिटी चल रही है, काइनेटिक एनर्जी का बताओ। तो देखो यार फिर देखो कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ½mv², और अगर हम डेल ke/ke लिखें तो ये होगा डेल m/m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल v/v। तो अब ऐसा है कि यहां से अगर हम डेल ke निकाल लें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं भाई हाफ, मास हमें पता है 5 और वेलोसिटी हमें पता है 20 का होल स्क्वायर, लेकिन वो जो डेल्टा ke है वो कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा ke के लिए ही हमें ये स्टेप लिखना पड़ा। तो इसके लिए क्या करो, डेल्टा ke इक्वल टू ke टाइम्स ऑफ डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा वेलोसिटी अपॉन v। अच्छा ke की वैल्यू हमें पता है ऊपर से, ये तो पता है। डेल्टा m की वैल्यू जो है वो 0.5 होगी यहां से, और m की वैल्यू कितनी है 5। डेल्टा v की वैल्यू कितनी है 0.4, और v की वैल्यू कितनी है 20। तो अब और ke की वैल्यू ऊपर से लाके यहां डाल दो। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा ke आ जाएगा, और जो डेल्टा ke 140 आएगा। तो इसका जो आंसर 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो ke प्लस डेल्टा e लिखोगे तो ke तो यहां से सॉल्व होके आ जाएगा, और डेल्टा ई तुम्हारा वहां यहां से सॉल्व किया जाएगा। तो ke प्लस डेल्टा ke डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में नाप, काइनेटिक एनर्जी इसकी जो आएगी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दो बॉडीज है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 16:9 के रेशियो में दे रखी है, लेकिन कह रहा दोनों का सेम मोमेंटम है, तो मासेस का रेशियो बताओ। देखो ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है p²/2 है। मान लो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो पूछा है, p दोनों में सेम है, तो ये डायरेक्टली किसके 1/m1/m2 के प्रोपोर्शनल आ गई। ke1/ke2 कितना दे रखा है 16/9, तो m1/m2 पूछा है ना, जैसे जिस ऑर्डर में काइनेटिक एनर्जी दी है उसी ऑर्डर में मास पूछा होगा। तो m1/m2 कितना हो गया, तो यहां से देखोगे तो m1/m2 का जो आ जाएगा वो 9/16 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब करने के लिए था लेंथी टाइप का सा, जिसमें कुछ कैलकुलेशन हो रही थी। अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलेशन भी नहीं थी। तो देखो क्या कह रहा है कि एक ये इस तरीके से ट्यूब है, इसमें वाटर बह रहा है, और क्रॉस सेक्शनल ए पॉइंट पे इसका जो है ये है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और बी का जो है क्रॉस सेक्शन ये वाला ये है 25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो
ये हटा दो, 25 मिलीमीटर स्क्वायर है। स्पीड ऑफ द लिक्विड एट बी, बी पर जो लिक्विड की स्पीड आ रही है वो आ रही है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताओ पी ए माइनस पी बी का क्या होगा। तो मान लो ये वाली जो चीज है ये ए है और ये वाली जो चीज है बी है। तो पहली बात तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अंदर की तरफ स्पीड आ रही है वो है V है। तो A1 V1 अगर हम बात करें तो भैया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी VA इज इक्वल टू V 25 इंटू, इसको अगर हम करेंगे तो 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसको अगर हम VA को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पहला स्टेप तो हो गया। अब देखो ये सेम लेवल पर हम बर्नौली लगा रहे हैं, तो सेम लेवल पर बर्नौली लगाते समय एक फैक्टर होता है जो कि होता है ρg h, वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ A पर अगर हम बर्नौली लगाएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे भाई प्रेशर ऑफ A प्लस हाफ रो VA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B प्लस हाफ रो VB का होल स्क्वायर। अच्छा रो मुझे पता है, ठीक है, रो जो होती है वो होती है भाई 1000 वाटर की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आंसर के लिए V और VV को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो तुमको ये वाला फैक्टर पता है, ये वाला भी फैक्टर पता है, बस वैल्यू रखो और PA माइनस PB निकाल लो, जो कि सॉल्व करके आती है 175 पास्कल, है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बोल रहा है कि ये भाई कोई आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर ऑफ द गैस ऐसे वेरी कर रहा है, मतलब प्रेशर ऑफ द गैस है AV⁻³ तो तुमसे बोल रहा है कि बल्क मॉडुलस क्या हुआ उसका। तो पहली बात तो समझते हैं कि बल्क मॉडुलस है क्या। बल्क मॉडुलस है -dp/dv/v, ये बल्क मॉडुलस है, v है ना, ये dv/v, ये बल्क मॉडुलस है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा PV⁻³ इक्वल टू A यानी कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जो भी तुम्हारा मन चाहे। तो मैं P से कर देता हूँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू P, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू P। तो देखो P के साथ करोगे तो ये हो जाएगा V³ प्लस P बाहर है 3V² dV/dP इक्वल टू 0। V² कॉमन ले लो, चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा V प्लस 3P dV/dP इक्वल टू 0। अब यहां से वो देखो बल्क मॉडुलस की फॉर्म में लिखना ना, तो ये कितना हो गया V इक्वल टू -3P dV/dP। तो अब इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो ऐसा करो dP इधर ले आओ और dB इधर ले आओ, V नीचे ले आओ, डेट वाज इक्वल टू -3P। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस ऑफ ये वाली टर्म, और ये वाली जो टर्म आ रही है वो आ रही है -3P। तो यानी यहां से बल्क मॉडुलस कितना आ गया 3P। तो ये भी हम क्लास में खूब कराते हैं, तो अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपने आराम से कर लिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है सेमीकंडक्टर का। देखो भाई बोल रहा है भाई बता दो। तो देखो ये यहाँ पे एक नॉट गेट है हल्का सा, है ना, और यहाँ नहीं है। तो अगर हम A बात करेंगे तो ये जो आएगा ये आएगा A बार, ये B बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ B आएगा, है ना। तो जो बाहर आएगा Y पे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, Y कितना आएगा A बार इंटू B का होल बार, तो Y आएगा A प्लस B बार। अब कह रहा है कि अगर Y A प्लस B बार है और ये 4 ग्राफ दे रखे हैं इन्होंने, 4 A और B वेव दे रखी है, तो बोल रहा है इससे आंसर बताओ। तो देखो ये जैसे ये पैटर्न आता है ना, तो इसका मतलब होता है कि नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1, नीचे वाला 0 ऊपर वाला 1। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है। तो अगर यहाँ 0 है और B 0 है तो 0 का उल्टा 1, और 0 प्लस 1 1, तो आंसर आना चाहिए 1। तो शुरुआत में ही आंसर क्या आना चाहिए 1। तो शुरुआत में ही आंसर 1 जो है वो सिर्फ 4th वाले में है। लेकिन नहीं सर, मान लो और थोड़े स्टेज में चेक करना चाहते हैं, मान लो इसमें चेक करना चाहते हैं, इस वाले स्टेज में T1 से T2 के बीच में, तो T1 A वाला जो चीज है वो 0 है और B वाली जो चीज है वो 1 है। तो 1 का उल्टा कितना हो गया 0, तो Y आना चाहिए 0। तो देखो Y 0 आ गया, तो यानी दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई होगी। तो ठीक है, इसका आंसर इसी तरीके से देखते जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया 4। वैसे तो एक यहीं से ही समझ में आ गया, क्योंकि इसी की वैल्यू 1 है, बाकी किसी की वैल्यू 1 है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये है। तो यार देखो, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो आता है डिफरेंस, वो आता है काइनेटिक एनर्जी। तो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स पूछा है, तो वो घुमा के पूछ दिया थोड़ा। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी अपन जानते हैं कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो इसमें हम वी लेते हैं वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी अगर हम बोलें कि काइनेटिक एनर्जी एक्स जीरो करोगे तो मैक्सिमम होगी, और ये कुछ पैराबोलिक शेप में आ रही होगी और सिमेट्रिक होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो ये सब बातें किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, 4 की तरफ, कि जीरो पे मैक्सिमम, सिमेट्रिक, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये सिंपल मास इफेक्ट पे क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसका ए बी डी का मास दे रखा है, बताओ कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट का मतलब हो गया डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ डी, है ना, इंटू सी स्क्वायर, ये पूछ रहा है। अब देखो क्या करोगे, क्योंकि ये एएमयू में है, तो हमें पता है कि अगर 1 एएमयू का मास डिफरेंस आता है तो 931.5 MeV की एनर्जी निकलती है। तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा एम देख लेंगे पहले। यहाँ पे सी स्क्वायर हटा दो, ये सी स्क्वायर गलत ले लिया मैंने। तो डेल्टा एम पहले तो डेल्टा एम ही निकालेंगे, सी स्क्वायर क्यों आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे डेल्टा एम कितना आएगा। तो डेल्टा एम में क्या करो, ये वाला जो मास है, ये वाला मास, ये वाला मास और ये वाला मास रख दो। तो हम इसमें वाली वैल्यू पुट करेंगे, इनटू हम क्या करेंगे। अच्छा वैसे देखो, इन्होंने मास को ऑलरेडी इस फॉर्म में लिख रखा है कि ये इंटू 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर। तो अगर हम एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे इसमें, तो एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी के लिए बस कुछ मत करो, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करेंगे। तो डेल्टा एम तुम ये सारे वैल्यू रख दो, ऐसा करो इसके साथ ही रख दो बल्कि। तो इसके साथ ये सारी वैल्यू रखोगे, डेल्टा एम ये वाली वैल्यू, ये पूरी, और अगर यूनिट वाइज देखेंगे तो MeV बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर, तो यहां से यहां कट गया। तो जो सॉल्व हो के आएगा यहाँ पे वो आएगा 4.25 MeV। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था। कैलकुलेशन वाले पार्ट में भी 931 बाहर आ जाएगा, सिर्फ ये इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करना था 238 से, 238.05079 से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर स्ट्रेच थ्रू 2 सेंटीमीटर। बोल रहा है 80 जूल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर कितना होगा। देखो हमें पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हाफ स्ट्रेस को लिख सकते हो गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। तो यहां से अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो वो आएगा हाफ गामा स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है 80, भर दो हाफ। y कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻11। स्ट्रेन होता है डेल एल बाई एल, तो डेल एल है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻²। एल कितना है 20 मीटर, मीटर में लिया है, का होल स्क्वायर इंटू एरिया निकालना है। लेंथ कितनी दे रखी है 20 मीटर। सारी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लो और इससे एरिया आ जाएगा 40। अच्छा अब ये एरिया जो आएगा मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में, तो उसको कन्वर्ट कर लेना क्योंकि मिलीमीटर में चाहिए। तो इससे आंसर जो आएगा सॉल्व करके वो आएगा 40।
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 कह रहा है कि एक पोटेंशियल लगाया है यूनिफॉर्म वायर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है R। भाई एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है ना, तो बोल रहे हैं कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाया है V0। ठीक बात है। फिर कह रहा है कि पावर डिसिपेशन इज P1, तो पावर डिसिपेशन हो गया P²/R। फिर कह रहा है इसको कट कर दिया और दो इक्वल हाफ में, तो दो इक्वल हाफ में कट करोगे तो भैया ये R/2 होगा और R/2 होगा। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V0 इज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ऑफ ईच हाफ, यानी अब इसके अक्रॉस भी V0 लगा दिया, इसके अक्रॉस भी V0 लगा दिया, तो यानी कि अब जो टोटल पावर आएगी P2 मान लो होगी V0²/R/2 यानी 2 प्लस 2V0²/R। तो यानी जो P2 पावर आ रही है वो आ रही है 4 टाइम्स ऑफ V0²/R और P1 है V0²/R। तो P2/P1 का रेशियो है 4, तो P2/P1 का रेशियो बोल रहा है √x:1 है, तो यानी 4:1 इज √x:1। तो पूछ रहा है x कितना है, तो x कितना जाएगा 16। 23 देखते हैं। एक पार्टिकल SHM कर रहा है और किसी टाइम पर एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट है y = a cos 30। अच्छा एम्पलीट्यूड इसमें दे रखा है 40, तो 40 × cos 30 इज √3/2, यानी किसी पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट है 20√3। मान लो ये पार्टिकल है, ये SHM कर रहा है अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए, ये यहाँ पे आ गया इसका m, तो किसी पॉइंट पे मतलब ये x है इसका 20√3 और बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इसने 200 जूल। तो वैल्यू ऑफ द फोर्स कांस्टेंट हमें इसमें बताना है, वैल्यू ऑफ द फोर्स कांस्टेंट बताना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 200 जूल, है ना, 200 जूल। और जो हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ½ m/v², ½ m/v², और v कितना होगा ω² a² - x²। अच्छा हम ये चीज जानते हैं, इसमें बोल क्या रहा है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक चीज ये भी जानते हैं कि k/m √k/m इज ω², तो m ω² क्या आ गया, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 200 × ½ k, एम्पलीट्यूड यानी 40 सेंटीमीटर, अब उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, 40 × 10⁻² का होल स्क्वायर माइनस x कितना है 20√3, तो 20√3 × 10⁻² का होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, तो के जो भी आएगा उसको इससे इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू इससे 4 आ जाएगी। ये भी सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है 5 ओम की, जब एक शंट करा गया है गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर की भी खुद की कुछ रेजिस्टेंस होगी Rg, और इसको अगर इससे शंट किया गया है तो शंट कितना है 5 ओम करा गया, तो कह रहा है कि इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन 250 मिली एम्पियर के लिए ये फुल स्केल दिखा रहा है, तो यानी उस समय यहां पे भी फुल करंट जा रही होगी Ig। तो पहली बात तो इसमें ये देखते हैं, तो इस डाटा से हम ये समझ में आ सकता है कि ये 250 अंदर जा रहा है, तो अगर इधर Ig जा रहा है तो इधर 250 माइनस Ig जा रहा होगा, है ना। फिर कह रहा है इससे क्या करो, Ig और Rg में एक रिलेशन निकाल लो, ऐसा आ जाएगा कि भाई ये हो गया Ig into Rg, that must be equal to 250, that must be equal to 250 मिली एम्पियर, है ना, तो 250 × 10⁻³ माइनस का Ig into R into 5 into ये वाला कितना हो गया इरेजर से, ये हो गया 5 into 5, एक रिलेशन ये आया। अच्छा इससे क्या कर सकते हो, इससे Ig निकाल सकते हो, फिर Ig जब आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ Rg आएगी। दूसरा क्या कह रहा है, however when 1050 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया इन सीरीज, यानी अब यही Rg है, यही गैल्वेनोमीटर है, और इसकी मैक्सिमम जो Ig है अगर अब भी आ रही है और इससे कुछ तुमने कनेक्ट कर लिया गया 1050 ओम का रजिस्टर, तो कह रहा है कि अब जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 वोल्ट।
तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस बतानी है गैल्वेनोमीटर की। तो सिंपल सी बात है कि यार देखो RG इंटू IG प्लस IG इंटू 1050, दिस इज 25। तो देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इसको सॉल्व कर लेना, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इसमें सॉल्व होकर 50 ओम आ जाएगी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये आसान से ये कह रहा है रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम बोर मॉडल की R1 है और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस R2 है। तो बोल रहा है R2 बाय R1 का रेशियो बताओ। तो देखो यार R2 बेसिक जो रेडियस होती है ना, पहली बात तो अगर हम सिर्फ रेडियस की बात करें, जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है n²/z, है ना। तो अगर हम R2 की बात करें डिवाइड बाय R1, तो पहले R2 की बात करो तो R2 मतलब B3 प्लस में कौन सी फोर्थ ऑर्बिट, यानी 4 का होल स्क्वायर, बेरिलियम 3 प्लस का क्या हो जाता है HeLiB यानी 4 Z4। फिर R1 की बात करें तो R1 में क्या बोल रहा है सेकंड ऑर्बिट यानी 2 का होल स्क्वायर इंटू बोस ऑर्बिट इसकी कितनी है He का Z कितना हो गया 2। इसको सॉल्व कर लो यार, देखो ये R2 बाय R1 यहां से गया 4 से 4 गया 2, तो आंसर भी लिखा हुआ है 2। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, देखते हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि एक देखो मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि भाई एक थिन इनफाइनाइट शीट है और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी डेंसिटी वगैरह दे रखी है और इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। पॉइंट P है 3/π मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज टुवर्ड्स द शीट। जैसे मान लो ये एक शीट है ना, और ये यहाँ पे एक लाइन चार्ज है, तो इसके बीच की दूरी है 5 मीटर। अब ये इनफाइनाइट है तो ये शीट भी इनफाइनाइट है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एक A पॉइंट है और ये A पॉइंट कितनी दूरी पे रख रहा है, यहाँ पे यह है 3/π मीटर पे। अगर ये 3/π पे है तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ और उनका रेशियो बताओ। तो देखो A पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, A पॉइंट बेसिकली A जो है वो P ही है, तो यहाँ पे A मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे यहाँ पे P बोलना चाहिए। तो बेटा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया P, है ना। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दो की वजह से होगी, एक तो लाइन चार्ज की वजह से और शीट की वजह से। लाइन चार्ज की वजह से होती है λ/2πε0r और r इसमें कितनी हो जाएगी 3/π माइनस, पॉजिटिव है ना दोनों, तो पॉजिटिव की वजह से इस पे इधर की तरफ आ रही होगी, लेकिन शीट की वजह से उधर की तरफ जा रही होगी, उधर की तरफ कितनी होगी σ/2ε0। तो ये EP आ गया। फिर हम बात करते हैं, देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो फिर बात करते हैं EQ। EQ कहां पे है λ/2πε0 4/π माइनस σ/2ε0, क्योंकि इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आसपास के रीजन में कांस्टेंट रहती है, वो R पे डिपेंड नहीं करती है। तो बस EP/EQ का रेशियो निकालना है और रेशियो निकालते समय इसमें देखो बहुत सारी चीजें तो कट जाएंगी, इसका रेशियो निकालना है और लैम्डा और सिग्मा में आएगा तो क्या कर देना कि लैम्डा को 2 सिग्मा रख देना, बस लास्ट में जो भी रेशियो आएगा उसमें लैम्डा को 2 सिग्मा रख देना, क्योंकि पूछ रहा है ये ऐसा बोल रहा है। तो बस इसका रेशियो निकाल के 4/A के बराबर रख के तुम अपना आंसर ए में निकाल सकते हो, 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, अच्छा ये देखो मुझे लगता है कि इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि एक इंडक्टर और रजिस्टर है सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है, तो बोल रहा है कि इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF इतना, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है dE/dt इसमें इंडक्टर में, उसका भी मैक्सिमम रेट जो है वो बोल रहा है कि ये आएगा, मैक्सिमम रेट जो आएगा ये आएगा, E मतलब EMF है, तो B/A की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखो एनर्जी लिखना शुरू करते हैं ये कि भाई पहली बात तो dE/dt निकालेंगे, तो एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ Li², है ना, और dE/dt कर लो तो dE/dt होगा हाफ L 2I
di/dt। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो यहीं पे ही, तो हम लिख सकते हैं 2 से 2 गया li/di/dt, li/di/dt। अब बात है कि जो इसमें i आता है, क्योंकि ये चार्जिंग सर्किट होता है, मतलब एक तरीके से इसमें करंट बढ़ती है, तो i जो होता है वो होता है e/r 1 माइनस e की पावर माइनस t/टाउ, और टाउ होता है l/r। तो इसका जरा डिफरेंशिएट करो di/dt से, तो ये जब करोगे तो आएगा e/r और r/l से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया सिर्फ e/l e की पावर माइनस tr/l, तो ये di/dt हो गया। अच्छा, अब इस de/dt को, जो de/dt वाली टर्म आ रही है, पहले तो ये पता करो कि i कितनी है। तो साहब de/dt को मैं लिखूं तो ये हो जाएगा l, i की वैल्यू हो गई e/r 1 माइनस e की पावर माइनस tr/l इंटू e/l, तो इसको लिख देता हूं e²/l। e/l मतलब एक तो e पहले से ही था, है ना, और एक l इधर था, तो e²/l, l से l कट गया, तो e²/r आया। ठीक है, तो इंटू e की पावर माइनस tr/l। अब यहां तक तो ठीक है, ये तो क्या आया, ये तो आया रेट एट विच द एनर्जी इज स्टोर्ड, कितने रेट से एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि मैक्सिमम रेट क्या होगा। तो मान लो ये मैं रेट की इक्वेशन बोल रहा हूं, तो मैक्सिमम रेट के लिए मैं क्या करूंगा, dr/dt को जीरो कर दूंगा। dr/dt को जीरो करने के लिए क्या करो, पहले तो इसे ही सिंप्लीफाई कर लो। देखो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, जो रेट आ रहा है वो आएगा e²/r, है ना, और इसको लिख सकते हैं हम e की पावर माइनस tr/l माइनस e की पावर माइनस 2tr/l। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बड़ा आसान सा हो जाएगा, तो dr/dt इसका डिफरेंशिएट करो और 0 के बराबर रख दो, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये कितना हो गया, माइनस r/l e की पावर माइनस rt/l माइनस माइनस प्लस 2r/l e की पावर माइनस 2rt/l। इसको 0 के बराबर करो, इससे जो टाउ की इक्वेशन आएगी, मतलब किसकी टाइम की जो इसकी वैल्यू आएगी कि किस टाइम पर ऐसा रेट मैक्सिमम हो रहा होगा, तो जो टाइम आएगा वो आएगा इससे सॉल्व करने पर ln2l/r, मतलब ln2 अलग है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं l/r से, तो इस ln2l/r पर टाइम, इस टाइम पर रेट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू वापस से इधर रखते हैं, इसकी वैल्यू वापस से इधर रखते हैं, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू e²/r। अच्छा 1 चाहिए, कितना है e है, तो e की पावर माइनस t की जगह रखो ln2 r/l और l/r कैंसिल हो गया, तो ये सब इतना बचा। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला जो टर्म आएगा ये पूरा 1/2 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म अगर 1/2 आ जाएगा तो इसको यहां से हटा देता हूं, मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, सॉल्व हमने इतना कर ही लिया है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना, माइनस e की पावर 2, ये माइनस 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा e²/4r। अब इस e²/4r को देखो, r की वैल्यू दे रखी होगी कहीं ना कहीं, r की वैल्यू है 25, तो इसको इसके बराबर करो तो ये हो जाएगा 25 इंटू 400, तो e²/2 इंटू 50 की फॉर्म में लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझसे पूछ रहा ना e²/2 भी की फॉर्म में लिखो, तो बोल रहा है कि तब b/a का रेशियो बताओ, b 50 आ गया, a 2 आ गया, तो 50/2 कितना हो गया 25। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है कि एक फिश इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8, यानी ये मछली है, ये 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है ऊपर पानी के अंदर, और ऊपर से देख रही है कि बर्ड 12 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रही है, चिड़िया उसकी तरफ आ रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वाटर का, ये इधर है, इसको लिख देते हैं फिश और ये बोल देते हैं बर्ड,
तो बोल रहा है कि फिश की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ, क्योंकि ऐसा है कि एक उल्टा, मैं क्या बोल रहा हूं, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, ऐसे कैसे हो सकता है। फिश 8 से ऊपर जा रही है, तो फिश इज वर्टिकली अपवर्ड 8 से, और जैसे चिड़िया नीचे 12 से, तो ये बर्ड होगी बाय मिस्टेक, और ये होगी फिश। तो ऊपर बढ़ती हुई जो फिश है उसको चिड़िया 12 से नीचे आती दिख रही है, तो इसमें खुद की भी कुछ वेलोसिटी है। तो जरा इसकी वेलोसिटी रोको, अगर ये चिड़िया रुकी हुई होती तो यानी ये इसको 4 मीटर पर सेकंड से आते हुए दिखती, जो ही इसकी एक्चुअल है। तो अगर हम बात करें कि बर्ड की वेलोसिटी 4 दिख रही है इसे, तो बर्ड की ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी होगी, v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 4 तो इसके रिस्पेक्ट में है, तो 4 होगी इसकी विद 4 इस बर्ड के फिश के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 4 दिख रही है। तो ऊपर जो बर्ड की ओरिजिनल वेलोसिटी होगी v डिवाइडेड बाय कहां से आ रही है रेस, 1 मीडियम से कहां जा रही है, 4/3 में। इसको सॉल्व करोगे तो इससे v ओरिजिनल बर्ड की आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। ये भी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, इस रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द टोटल एनर्जी। देखो एक सॉलिड स्फीयर है, वो मूव करता हुआ जा रहा है, तो उसका बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों। तो एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा, और टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCOM का होल स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा इंटू आर v इक्वल टू VCOM ये आ गया, तो VCOM की वैल्यू ये रख दो, है ना, और I की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/5 mr स्क्वायर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो ये सब कट पिट जाएगा, और इसको सॉल्व की वैल्यू आएगी 4/7 ओमेगा। तो 4/7 ओमेगा किसके बराबर बोल रहा है, π/22, और ये भी बोल रहा है कि पाई को 22/7 ले लो। अच्छा, ये बोल नहीं रहा है, मतलब ये हमें मानना है। तो L/4/7 ओमेगा इज 22/22 क्रॉस 7, 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, तो इससे ओमेगा कितना आई, 4 रेडियन प्रति सेकंड। आई होप तुमको ये भी समझ में आ गया होगा, आसान सा था कंसेप्चुअली, मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ी हो सकता है एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना पड़े। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट है हमारा। पावर गेन पूछ रहा है सेमीकंडक्टर का। पावर गेन सेमीकंडक्टर का जो होता है, पावर गेन सेमीकंडक्टर का जो पावर गेन होता है वो होता है हमारे पास बीटा स्क्वायर इंटू RC अपॉन RB। अच्छा, बीटा होता है करंट गेन, तो करंट गेन का होल स्क्वायर इंटू RC/RB। तो बीटा हम किसी भी 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं, जैसे IC 10 से 20 चेंज हो रही है, बीटा बेसिकली क्या है, बीटा है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। तो डेल्टा IC/डेल्टा IB या तो 10 से 20 में निकाल लो, 20 से 30 में निकाल लो, उसी के हिसाब से देख लो IB कितना चेंज हो रहा है। तो मान लेते हैं 10 से 20 में देख लेते हैं। तो 10 से 20 में अगर हम देखेंगे तो 10 से 20 में अगर हम देखेंगे तो ये चेंज हो रहा है 20 माइनस 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय IB कितना चेंज हो रही है, 200 से 100, यानी 200 माइनस 100 इंटू 10⁻⁶ का भी होल स्क्वायर इंटू RC/RB। देखो RC है 1 किलो ओम, RB है 10, तो RC/RB का रेशियो आ जाएगा 1/10। इसको सॉल्व करोगे पावर तो कुछ आएगी 10⁻3, मतलब पावर जो आएगी पावर गेन वो आएगा 10⁻3। तो इसमें बोल रहा है कि अगर ये 10⁻x है पावर गेन, ये पावर गेन है ना, तो पावर नहीं है, पावर गेन है, तो 10⁻3 है, तो बोला x बताओ। तो यहां से इसको देखेंगे तो ये हो गया 10⁻x, तो x हो गया इससे 3। तो इस तरीके से हमने ये सारा इसका जेईई मेंस का जितने भी क्वेश्चन थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।